नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। कुछ चलते पद चिन्हों पे कुछ पद चिन्ह बनाते हैं, है वही सूरमा इस जग में जो कि पूजे जाते हैं। कुछ लोग पैदा होते हैं इतिहास सृजन करने के लिए, कुछ लोग पैदा होते हैं बस जन्म लिए हैं और जन्म लेके अंत में प्रयाण कर जाएंगे। कुछ लोग इतिहास के पन्नों पे अपना नाम लिख कर जाते हैं। कुछ लोगों का उदय जीवन में एक धूमकेतु जैसा होता है, जहाँ पे पैदा होते हैं वहाँ की स्थिति परिस्थिति को बदल देते हैं। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के कुंडली पे बात करने वाले हैं। नाम है इनका के अन्नामलई। बहुत सामान्य परिवार से उठ के आए हैं और ये शासन तंत्र में थे, आईपीएस थे, तब भी इनकी धमक थी, चमक थी। उसके पश्चात राजनीति में इनका जो प्रवेश हो चुका है और राजनीति की ये धूमकेतु जैसे लगते हैं। जहाँ पे कमल नहीं खिला था वहाँ पे एक कमल खिला देने की बात कर रहे हैं और कमल खिलाएंगे। तो जो राजनीतिक धूमकेतु हैं, भविष्य में इनकी चमक धमक कितनी रहेगी। सिर्फ चक्रवात है, ये है तेज तूफान। आज हम इस कुंडली पे ज्योतिष के अनुसार क्या है भविष्य के अन्नामलई का और क्या ये करने वाले हैं, इस बात की चर्चा करेंगे। 4 जून 1984 डेट ऑफ बर्थ इनकी 4 जून है और 1984 में 4 लगा हुआ है। 2 4 हैं, इन 4 को ध्यान में रखिएगा। समय 11:30। तमिलनाडु में पैदा हुए, अश्लेषा नक्षत्र में। अश्लेषा शेषनाग का नक्षत्र है। शेष जिनकी शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, शेष है भाई, वर्ड में लगा है शेष, बचा रहेगा। ये एनर्जी का नक्षत्र है और कुंडलिनी जागरण करने का नक्षत्र है। ये हमारे नाभि के नीचे जो प्रथम केंद्र है ना, वहां पे जहां गुच्छेदार हमारा ये फन के जैसा केंद्र बिंदु है, अश्लेषा उसी का प्रतिबिंब है। तो अश्लेषा नक्षत्र में एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसकी एनर्जी को जागृत कर सके तो फिर आप नागमणि योग में हो जाएंगे। मतलब सर्प अगर अपने विष पे कंट्रोल कर ले जाए तो उसका विष मणि बन जाएगा। पॉइंट, विष मणि बन जाएगा। विष जिससे संसार डरता है और मणि जिसके पीछे संसार भागता है। तो डर से सम्मोहन तक की जो स्थिति है उसका नाम अश्लेषा है। गजब का नक्षत्र है, शक्तिशाली नक्षत्र है। अश्लेषा वालों के साथ ये लोग समझें या न समझें, इनके साथ ईश्वरीय कृपा रहती है। इन्हें आभासी क्षमता बहुत गजब की होती है। भगवान विष्णु शेषनाग पे शयन करते हैं। भगवान राम के साथ भी शेषनाग लक्ष्मण रूप में रहते हैं और भगवान कृष्ण के साथ भी शेषनाग बलराम के रूप में रहते हैं। तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि इनके साथ किन की शक्तियाँ रहती हैं। अश्लेषा के साथ ये है कि अश्लेषा की अगर इच्छा पूर्ति नहीं होती तो इन्हें क्रोध अधिक आता है। इनको क्रोध पे अपने नियंत्रण करना सीखना होगा। शास्त्रकार कहते हैं कि अश्लेषा वाले सर्प की तरह फुफकारते हैं अगर उनकी बात ना मानी जाए तो। सिंह लगन है। लगन क्या है? सिंह। सिंह मतलब मान सम्मान। मैं अक्सर कहता हूं सिंह लगन, सिंह राशि वालों को ऑक्सीजन कम दे दो चलेगा, लेकिन रिस्पेक्ट तो पूरा चाहिए। तो आईपीएस अधिकारी थे ये, ठीक। और अभी राजनीतिक क्षेत्र पे इनका उदय हो रहा है। भविष्य कैसा रहेगा, टू द पॉइंट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं अच्छा लगता डिसलाइक कर दीजिएगा, लाइक भी मत करिएगा। सिंह मतलब शासन सत्ता, और जो अश्लेषा है वो भूमि है जहां पे सिंह का सिंहासन लगता है। मघा के जो 4 पाए हैं ना, वह अश्लेषा के ऊपर खड़े हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। लग्नेश सूर्य कर्मा भाव में बैठे हैं। जब लग्न का स्वामी कर्म भाव में हो तो बहुत अच्छा योग देता है। रोहिणी नक्षत्र में, रोहिणी मतलब आरोहण करना, रोहिणी मतलब ऊपर चढ़ना, रोहिणी मतलब धीरे 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 निकल जाना। बहुत गजब का नक्षत्र है। 64 गुण में 32 गुण रोहिणी के पास होते हैं। 64 में से 32 होते हैं। रोहिणी वाला या तो बात बहुत सुंदर करता है, या तो बहुत सुंदर होता है, या उसके काम करने के तरीके बहुत सुंदर होते हैं। 3 में से 2 गुण उसके पास होते हैं। यहीं पे बुध बैठे हैं, बुधादित्य योग बनेगा। यद्यपि बुध कमजोर हैं डिग्री वाइज, लेकिन सूर्य नारायण के साथ हैं कृतिका नक्षत्र में। कृतिका मतलब काट के अलग कर देंगे। आपकी जो बुद्धि होगी
वो परेशानियों को काट के अलग कर देने वाली होगी। कर्म क्षेत्र में बुध बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं लक्ष्मी नारायण योग में। शुक्रदेव रोहिणी में है, लीजिए, चंद्रदेव रोहिणी में, शुक्रदेव रोहिणी में, बहुत सुंदर। बुध महाराज बैठे हुए कर्म भाव में, शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण, सूर्य के साथ बुधादित्य योग। राहु भी यहीं बैठे हैं रोहिणी में। मैं अक्सर कहता हूं राहु कलयुग का राजा है, राहु कलयुग का राजा है। राजनीति का वो धुरंधर है राहु, जिसके आगे पीछे कोई किसी की चाल ही नहीं चल सकती। आप जहां तक सोच सकते हैं ना, अभी कुछ लोग राजनीतिक फलक पे देखें तो कुछ लोग 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ लोग 2029 की अपनी रणनीति पेश कर रहे हैं। वो 2024 को चुनाव लड़ते लड़ते 2029 को भी चुनाव लड़ रहे हैं, और कुछ संस्थाएं 2024 के चुनाव में 2045 तक की बात कर रहे हैं, 2045 तक का चुनाव देख रही हैं। ये स्थिति बन रही है, ठीक है। तो अपनी अपनी दृष्टि, यहां का राहु बहुत दूर तक का प्लान करता है, बहुत दूर तक का प्लानर है। केतु सुख के घर में बैठे हैं, निश्चित रूप से बचपना कष्ट में रहा होगा, नो डाउट। यहां पे जब केतु मन में बैठे ना, तो आपको गरीबों को, शोषित को, वंचित को, पीड़ित को के लिए काम करने की प्रेरणा रहती है, क्योंकि केतु अनुराधा में है। अनु राधा, राधा के पीछे चलना, शोषित वंचित पीड़ित के लिए कार्य करना। गुरु पंचम भाव में स्वग्रही है और बैठे हैं पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र, अभिजित नक्षत्र, मतलब आप इसको जीत ही नहीं सकते, ऐसा नक्षत्र है। मंगल शनि दंगल योग में है कुंडली में, और सारी स्थितियां सही हैं, सिर्फ मंगल शनि पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। एक और चीज मैंने सुनी है कि जब ये पैदा हुए तो इनके पैदा होने के 1 महीने पहले 2 चंद्र ग्रहण पड़े और 2 ग्रहण पड़े, और इनके उत्पन्न होने के बाद भी 1 ग्रहण पड़ा। ये जो अश्लेषा नक्षत्र है, इसमें महान व्यक्ति को देखें ना, तो महात्मा बुद्ध भी अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लिए थे, और उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी को ही परिवर्तित कर दिया, मूलाधार से सहस्त्रधार तक पहुंच गए, बुद्ध हो गए। बुद्धों से बुद्ध तक की यात्रा अश्लेषा कराता है। एक नए धर्म का उन्होंने सृजन किया, लोगों से हिंसा छोड़ के अहिंसा में आने की बात की, आडंबर का परित्याग करवाया। मंगल महाराज कुंडली में भाग्य के स्वामी और सुख के स्वामी है। सुख का स्वामी अपने से द्वादश, सुख नहीं मिलेगा। सुख की अपनी अपनी कल्पना है। अगर आप शारीरिक सुख चाहते हैं, तब फिर आपका मानसिक और आंतरिक, जो आंतरिक जगत आध्यात्म की बातें हैं, वो खत्म हो जाएंगी। मंगल महाराज बैठे कहाँ हैं? तो मंगल महाराज तुला राशि, तुला राशि मतलब बैलेंस करने की राशि में बैठे हैं। स्वाति नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में बैठे हैं। राहु राजनीति का कारक है। शनिदेव यहीं बैठे हैं। शनि महाराज भी उच्च के होकर बैठे हैं स्वाति नक्षत्र में। पॉइंट, चंद्रदेव स्वग्रही हैं, शनिदेव उच्च के हैं। राहु वृषभ राशि में उच्चता प्राप्त करता है, मिथुन राशि में, दोनों में शास्त्रकार कहते हैं तो राहु भी उच्च का। केतु वृश्चिक में उच्च के। गुरुदेव स्वग्रही, सूर्य नारायण केंद्र के स्वामी हो कि केंद्र में। शुक्र महाराज स्वग्रही, तो कुंडली तो जबरदस्त बनती है, जबरदस्त बनेगी। 2 पॉइंट और आपको बता के तब हम आगे की चर्चा करेंगे। कुंडली में मंगल वक्री है। मंगल मतलब पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का स्वामी वक्री है। इसका सीधा सा मतलब है कि पिछले जन्म में जो आपको करना था वो नहीं कर पाए हो, इसलिए इस जन्म में डबल करना पड़ेगा। वक्री ग्रह का मतलब यही होता है कि पिछले जन्म में उससे रिलेटेड वर्क आपने नहीं किए, इस जन्म में आपको दोबारा 3 बार करना पड़ेगा। शनि भी वक्री हैं, मतलब सेवा, सरकार, जनता की सेवा आपको बार बार लोगों के लिए करनी पड़ेगी। गुरु वक्री हैं, जनता के लिए आपको काम करना पड़ेगा। पंचम का, चतुर्थ का सुख है, जनता का सुख है गुरु। तो इनके कुंडली में
5 ग्रह वक्री हैं। कितने ग्रह वक्री हैं? 5 ग्रह, 1 2 3 4 5 ग्रह वक्री हैं। 9 में से 5 ग्रह वक्री हैं। सीधा सा मतलब है एक बार में काम नहीं बनेगा, लेकिन जिस काम को ठान लेंगे वो करेंगे जरूर, उसको फिनिश करेंगे। इनका जन्म ही हुआ है पिछले जन्म की एनर्जी को संग्रहित करके संसार में सृजनात्मक करने का। और मंगल शनि जो है सदैव दंगल योग नहीं बनाते, अमंगल से लड़ने के लिए भी यह योग प्रयोग में लाया जाता है। अब शनि इनके कुंडली में खष्टे से शत्रु के स्वामी है, और सप्तम भाव के स्वामी है जनता। लगन आप हैं और लगन से सप्तम जनता है, तो जनता के बीच में जाओगे तो उच्चता प्राप्त करोगे, ऊंचाई प्राप्त करोगे, लोगों का प्रेम। जब आपका शनि उच्च का हो तो निचले या कह लीजिए शोषित वंचित वर्ग का आपको सहयोग बहुत ज़्यादा मिलता है। सुख का स्वामी इन्हीं के साथ है, इसलिए ये उन्हीं के लिए काम करने में सुख महसूस करेंगे। और आईपीएस रहते हुए जो हम लोग वीडियो देखते हैं उसमें इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो राजनीतिक क्षेत्र पे छाने के पूरे योग इनके कुंडली में बने हुए हैं, क्योंकि कर्म भाव में राहु बैठा हुआ है, कर्म भाव में बुध बैठे हुए हैं, कर्म भाव में शुक्र बैठे हैं, कर्म भाव में सूर्य बैठे हैं। ये चार जो ग्रहों की युति है ना, खेल तो खेलेगी। राजनीतिक क्षेत्र पे इनका उदय निश्चित रूप से होगा। 2024 के चुनाव में तमिलनाडु में जहाँ पे कमल खिल ही नहीं रहा था, वहाँ ये कमल खिला देंगे, डेफिनेटली कमल खिलेगा। अभी इनके कुंडली में देखें तो 2022 से 2025, 2023, 2024, 2025 बुध की दशा चल रही है, इनको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। 4 मई 2024 से 3/7/2024 मंगल, प्रेजेंट टाइम में मंगल गोचर में हम देखें तो मीन राशि में चल रहे हैं। मीन राशि मतलब अष्टम भाव में। गुप्त रूप से परेशानी आ सकती है, गुप्त पीड़ाएं आ सकती हैं, लेकिन गुप्त तरीके से किए हुए काम सफलता देने वाले हैं। 3 जुलाई के बाद राहु। 4 अक्टूबर 2025 यहाँ से इनकी जो है राजनीतिक यात्रा स्पीड पकड़ेगी, 4 अक्टूबर 2025 से। और दिसंबर 2026 से सूर्य नारायण की स्थिति होगी। आने वाले समय में तमिलनाडु में इनका दमखम दिखेगा। मैं ये नहीं कहता कि 2026 में ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र पे 2024 के बाद इनकी पकड़ मजबूत होती जाएगी। 2026 में तमिलनाडु में परिवर्तन की लहर प्रकट कर सकते हैं, और सहयोग रहा तो परिवर्तित भी कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य नारायण रोहिणी का प्रभाव लेके चल रहे हैं। रोहिणी मतलब आरोहण करना। अगर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना, हो सकता है कि विपक्ष में बैठने का मौका मिले, तो यहाँ पे केंद्र सरकार इनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। अगर ये विदेश में कुछ बहुत बड़ा काम करते हुए दिखाई दे, मैं तो ये नहीं कहता विदेश मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन विदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी इनको दी जा सकती है। कुंडली के अनुसार अगर देखें तो राजनीतिक क्षेत्र पे 2032 से 2042 जीवन का श्रेष्ठतम समय। उसके बाद मंगल 49 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे क्या भाई? के अन्नामलई 4 दिसंबर 2049 से 10 जनवरी 2055, 5 साल। भविष्य कोई किसी का नहीं जानता। अपने जीवन के उच्चतम शिखर पे, कहाँ पे? उच्चतम शिखर पे। इस समय ये जो चाहेंगे वो कर ले जाएंगे। राजनीति में जो सबसे बड़ा पद होता है वो इस समय इनको पद मिलेगा। राजनीति में इनकी जो उड़ान आप देख रहे हैं, 2026 से उड़ान देखना शुरू करिए। 2032 से और लंबी उड़ान होगी, 2042 से और लंबी उड़ान, मतलब स्टेप बाय 3 स्टेप में बढ़ेंगे। पहले क्षेत्रीय दल में बढ़ेंगे, फिर अपने प्रदेश में महत्वपूर्ण पद करेंगे, फिर केंद्र में आएंगे, और फिर केंद्र की राजनीति में निश्चित रूप से इनका कद और पद दोनों बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 49 में राहु चूंकि चलेंगे, और राहु रोहिणी में है, डेफिनेटली राजनीतिक क्षेत्र पे इनका भविष्य बहुत उज्जवल है।
आप किसी भी पार्टी से हो सकते हैं, या कोई पार्टीगत विश्लेषण नहीं है, यह एक व्यक्तिगत विश्लेषण है। अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें छोड़ रहा हूँ तो आप टू द पॉइंट चीज़ों को कनेक्ट कर दीजिएगा। पहले प्रतीक्षा करिएगा, फिर समीक्षा करिएगा। शब्दों का चयन सावधानी से करिएगा। जैसा आप शब्द का चयन करोगे वैसे उत्तर आपको मिलेगा। इसलिए आप चाहते हैं कि आपको अच्छे से उत्तर दिया जाए तो अच्छे से शब्दों को परोसना जरूर सीखिएगा। चलिए, कैसा लगा यह वीडियो आपको कमेंट करके मन करे तो बता सकते हैं, नहीं करे राधे राधे।